अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 पहला लेक्चर है हमारा। चैप्टर नंबर 1 भी है इस कोर्स का। फंक्शंस क्या होते हैं, इनको डिफ़ाइन करने से पहले, इनकी फॉर्मल डेफिनेशन से पहले हम समझते हैं कि इनका जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसे ज़रा समझते हैं। इनफॉर्मली देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद हम एक नतीजे पे जाएंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पहला पॉइंट है कि फंक्शंस अराइज व्हेन एवर वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द अदर। फंक्शंस तब अराइज होते हैं जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है। कोई भी क्वांटिटी है दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, फंक्शंस ही अराइज हो सकते हैं। देयर आर 4 वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हैं। 4 तरह से हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है न्यूमेरिकली, नंबरों के ज़रिए। दूसरा है अलजब्राइकली, यानी कि अलजबरा की फॉर्म में, वेरिएबल्स वगैरह की फॉर्म में। दूसरा है वर्बली, ज़बान से कह के। तीसरा है विजुअली। ठीक है, विजुअली यानी कि आंखों से जिसे देख सकते हैं, तस्वीर की फॉर्म में या डायग्राम आप कह लें। न्यूमेरिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल से। एक टेबल बनाते हैं हम, जिस तरह ये टेबल बना हुआ है। दूसरा है अलजब्राइकली बाय इक्वेशन। एक अलजब्राइक इक्वेशन होती है, उससे हम इसे अलजब्राइकली रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक फार्मूला होता है, उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। वर्बली हम इसे वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फाज के ज़रिए। ठीक है। और विजुअली जिस जिस डायग्राम से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं ग्राफ। लेट्स एक्सप्लेन ईच बाय एन एग्जांपल बिफोर वी राइट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम इन सब की जो है ना एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अलजेब्राइकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वर्बली और विजुअली किस तरह हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन द रेडियस आर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई सर्कल है हमारे पास। ठीक है, कोई सर्कल है, उसका कोई ना कोई एरिया तो होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एरिया को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम ए से। ठीक है, इसका जो एरिया है, ये सारा जो एरिया है इसके अंदर, वो क्या करता है, डिपेंड करता है इस सर्कल के रेडियस पे। रेडियस ये होता है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है उससे ये जो साइड जो हैं, सरकमफेरेंस जो है इसका, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस। ये डिस्टेंस भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये सारे के सारे इसका क्या है, रेडियस हैं। तो इस जो सर्कल होता है उसका जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। अगर सर्कल का रेडियस कम है, छोटा है, सर्कल छोटा है, तो उसका क्या होगा, रेडियस कम होगा। अगर सर्कल बड़ा है यानी उसका रेडियस बड़ा है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा। यानी कि रेडियस बढ़ेगा या घटेगा तो उसके साथ साथ सर्कल का एरिया भी ज़्यादा होता है या कम होता है। अब ये क्वांटिटी क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। एरिया जो है वो, सर्कल का जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है उसके रेडियस के ऊपर। तो एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन अराइज होगा। अब यहाँ पे ज़रा मज़ीद पढ़ते हैं। द रूल दैट कनेक्ट्स एरिया एंड रेडियस इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। अब वो जो रूल है जिसके तहत ये एरिया और रेडियस आपस में कनेक्टेड हैं वो क्या है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये जो है क्या कहते हैं, एरिया का फार्मूला है, सर्कल के एरिया का फार्मूला है, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। विद ईच पॉजिटिव आर देयर इज़ एन एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ ए। हम इसमें कोई भी आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारे पास क्या आएगी, कोई ना कोई एरिया की वैल्यू आएगी। वी से दैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। हम कहते हैं कि ए क्या है, आर का एक फंक्शन है। इसके अलावा अगर मैं आपको स्क्वायर की एग्जांपल दे दूं, स्क्वायर जो होता है उसका जो एरिया होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे। उसका जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि लेंथ का स्क्वायर, उसकी सारी लेंथ्स बराबर होती हैं तो उनका हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। उसके अंदर का जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है उसकी लेंथ के ऊपर। उसकी जितनी लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका एरिया होगा, जितनी कम उसकी लेंथ होगी उतना कम उसका एरिया होगा। तो ये स्क्वायर के भी केस में हम कहते हैं कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ एल, यानी कि ए डिपेंड कर रहा है एल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल है, न्यूमेरिकली हम फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बाय अ टेबल। ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पी डिपेंड्स ऑन द टाइम। इंसानों की जो आबादी है सारी दुनिया की, वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, ज़माने के ऊपर। जैसे जैसे ज़माना चेंज होता गया है उसके साथ साथ आबादी भी चेंज होती रही है। यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो ये भी एक फंक्शन है
और हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टेबल से, यानी कि न्यूमेरिकली नंबरों की फॉर्म में। अब वो जो पिछला जो फंक्शन था जहाँ पे एरिया डिपेंड कर रहा था रेडियस पे या एरिया डिपेंड कर रहा था लेंथ पे, उसे हमने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, एक हमने फार्मूले से रिप्रेजेंट किया है, एक इक्वेशन है अलजेब्राइकली हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम उसे रिप्रेजेंट करें न्यूमेरिकली नंबरों के ज़रिए। यहाँ पे आप देख लें सारे के सारे जितने भी हैं नंबर लिखे हुए हैं, ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो पहली जो रो है उसमें सारे के सारे क्या हैं, ईयर्स लिखे हुए हैं कि 1900, 1910, 1920 और 1990 तक। इन सालों में हर 10 साल के बाद दुनिया की आबादी मिलियंस में कितनी थी, तो पहले था 1650 मिलियन, 1750 मिलियन और इस तरह बढ़ती जाती है। कोई भी आप ज़माना उठा लें उसके लिए आपके पास आबादी आ रही है। तो क्या हो रहा है, आबादी डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। आप टाइम की वैल्यू दें, कोई भी टाइम आप बताएं, उसके लिए ये टेबल आपको उसका आउटपुट बता देगा, आपको बताएगा कि उस टाइम कितनी आबादी थी दुनिया की। फॉर ईच टी देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ पी, दस पी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी इस केस में हम कहेंगे कि पी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल नंबर सी है, वर्बली या वर्ड्स में हम फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। द कॉस्ट सी ऑफ मेलिंग अ लेटर डिपेंड्स ऑन द वेट W of the letter. Although there is no simple formula that connects W and C, the post office has a rule for determining C when W is known. अब वर्बली या वर्ड्स के ज़रिए हम फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मिसाल ये दी गई है कि जिस तरह हमें कोई मेल भेजनी है या कोई सामान भेजना है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए या कोई लेटर भेजना है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो कीमत होती है, वो उसके वेट पे डिपेंड करती है। यानी अगर वो कहेगा हमें कि 1 किलो से कम है तो आप 300 रुपये दे दें, 1 किलो से 5 किलो तक है तो आप इसके 500 देंगे, और 5 किलो से ज़्यादा है तो 700 लगेंगे। इसका कोई ख़ास फार्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन वो आपको ज़बानी ये चीज़ बता देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट डिपेंड कर रही है उसकी, यानी कि वो जो फ़ीस है उसकी या उसकी जो कीमत है या किराया है वो डिपेंड करता है उसके वज़न पे, वेट पे डिपेंड कर रहा है। एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी एक फंक्शन है, लेकिन वो हमें अल्फाज से बता रहा है, वर्बली बता रहा है। एग्जाम्पल नंबर डी है, द वर्टिकल एक्सेलरेशन ए ऑफ द ग्राउंड एज मेजर्ड बाय अ सीस्मोग्राफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज अ फंक्शन ऑफ द इलेप्स टाइम टी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ टी, द ग्राफ प्रोवाइड्स अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए। फोर्थ एग्जाम्पल में जो है ज़ल्ज़ले का बताया गया कि जब ज़ल्ज़ला आता है तो उसकी मेजरमेंट के लिए जो मशीनें लगाई जाती हैं, उसकी जो रीडिंग होती है वो ग्राफ की सूरत में आती है और उसे हम कहते हैं सीज़मोग्राफ। तो उसमें क्या होता है, वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। तो उसमें ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये उसकी एक्सेलरेशन को बता रही हैं कि ज़मीन की एक्सेलरेशन या उसकी हरकत किस टाइम पे कितनी थी। अब ये नीचे जो दिए गए हैं ये सारे के सारा टाइम है, पहले 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, 20, 25 और इस तरह चलते जाएं। तो टाइम की आप वैल्यू दें, उस पर वो आपको बताएगा कि उस टाइम ज़मीन की हरकत कितनी थी, कितना तेज़ ज़ल्ज़ला था। तो 5 सेकंड पे अगर हम देखते हैं तो ऊपर देखते हैं कि लाइन 5 सेकंड पे यहाँ पे कितनी है, तो वो तकरीबन यहाँ पे 75 के करीब आ रही है। तो उस टाइम हम कहेंगे कि ये 75 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन थी। Each of these examples describe a rule whereby given a number r, t, w, r, t, another number a, p, c, a is assigned. ये कहता है कि हर जितनी भी हमने 4 एग्जांपल्स पीछे पढ़ी हैं उसमें क्या है कि एक रूल डिस्क्राइब किया गया है। वो रूल क्या करता है, वो ये जो नंबर्स हैं ना, पहले जैसे रेडियस का था, फिर टाइम था, फिर वेट था, फिर टाइम था, उनको क्या करता है, असाइन करता है या कनेक्ट करता है एक और नंबर से। वो क्या था, एरिया था, पॉपुलेशन थी, और उसके बाद कॉस्ट थी, और लास्ट में क्या था, एक्सेलरेशन था। यानी कि एरिया जो था पहले पहले सर्कल का वो डिपेंड कर रहा था रेडियस पे, उनको एक रिलेशन से कनेक्ट किया गया, उसके बाद एक रूल के ज़रिए उनको कनेक्ट किया गया। उसके बाद क्या था, पॉपुलेशन जो थी वो डिपेंड कर रही थी टाइम के ऊपर। उसके बाद क्या थी, कॉस्ट ऑफ मेल जो थी वो डिपेंड कर रही थी वेट पे, उसके जो मेल है आपका उसके वेट पे। और लास्ट में क्या था, जो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है, ज़मीन की जो हरकत थी वो डिपेंड कर रही थी टाइम के ऊपर। ठीक है, इन ईच केस वी से दैट द सेकंड नंबर इज़ अ फंक्शन ऑफ द फर्स्ट नंबर। हर एक केस में हम कहेंगे कि
जो सेकंड नंबर है, ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, फंक्शंस हैं पहले नंबर के। ए इज़ फंक्शन ऑफ आर, एरिया इज़ फंक्शन ऑफ रेडियस, पॉपुलेशन इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, कॉस्ट इज़ फंक्शन ऑफ वेट और एक्सेलरेशन इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब इससे हम आ जाते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे कि फंक्शन की असल डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन इज़ अ रूल, फंक्शन क्या है, एक रूल है, एक कानून है। दैट असाइंस, वो क्या करता है, असाइन करता है, जोड़ता है, ठीक है, या कनेक्ट करता है, टू ईच एलिमेंट एक्स in a set D exactly one element called f of x in a set E। फंक्शन एक रूल है, वो क्या करता है, एक सेट हमारे पास D है, उसके एलिमेंट्स जो हैं उनके एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो x हैं, ठीक है, उसके हर एक एलिमेंट को क्या करता है, जोड़ता है एक दूसरे सेट के एलिमेंट से, जिसको हम सेट E कहते हैं। ठीक है, एक सेट है हमारे पास D, उसमें एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, हर एक जो है ना यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होंगे। मैं कहता हूँ कि कोई x है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है। इसमें इसके अलावा हो सकते हैं और भी, चलो 5 है इसमें। ठीक है, दूसरा सेट है मेरे पास E, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं ABCD के नाम दे देता हूँ, E का दे देता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन क्या करता है, वो एक रूल है, वो यहाँ से एक एलिमेंट उठाता है और उसे वहाँ पे एक एलिमेंट से जोड़ देता है। सेट डी से एक एलिमेंट उठाएगा, उसे एक और एलिमेंट से जोड़ देगा, यहाँ से एक एलिमेंट उठाएगा, वहाँ पे दूसरे एलिमेंट से उसे जोड़ देगा। यानी कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को वो सेट ई की एलिमेंट से जोड़ेगा। लेकिन इस पर शर्त यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से जोड़ेगा। यहाँ से एक एलिमेंट उठाएगा, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से जोड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ से एक x1 है वो a पे भी जा रहा है, x1 है वो b पे भी जा रहा है, c पे भी जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पे जाएगा, एक से ज़्यादा पे नहीं जाएगा। यानी कि 1 2 बस इसे छोड़ दें। बहरहाल आगे देखते हैं। द सेट d एंड e कंटेन रियल नंबर्स। अब ये जो सेट्स a d और e हैं, जो दो सेट्स हमने बताए थे, उनमें क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। सेट D इज कॉल्ड डोमेन, जो पहला सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। f ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन f। अब ये जो f ऑफ x आती है हमारे पास, ये क्या होता है, ये फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट x। यानी कि पॉइंट x के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं f ऑफ x से डिनोट करते हैं। एंड इज रेड एज f ऑफ x, उसे हम जो है ना f ऑफ x करके पढ़ते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स of domain are also known as inputs और independent variables। जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, जो पहला सेट है हमारे पास, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये इनपुट्स हैं, ये हम मशीन के अंदर इनपुट करते हैं, या हम उन्हें इंडिपेंडेंट भी कहते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था, जो क्या था, रेडियस था, वो इंडिपेंडेंट था। आप रेडियस की वैल्यू देते थे, आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाती थी। आप टाइम देते थे, पॉपुलेशन आ जाती थी। आप वेट बताते थे, आपके पास कास्ट आती थी। तो वेट जो था वो इंडिपेंडेंट था, कास्ट जो थी वो डिपेंडेंट थी। जितना वेट होगा उतनी ही कास्ट होगी। ठीक है, तो वेट के ऊपर कास्ट डिपेंड करे, और वेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, आपकी मर्जी, आप जितना भी देंगे, ये आपका इनपुट है। उसके बाद है रेंज ऑफ फंक्शन f इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ f ऑफ x। अब रेंज जो सेट है, वो दूसरा सेट जो है, वो सारी की सारी तमाम वैल्यूज़ हैं जो फंक्शन का आउटपुट आ सकती हैं। जब आप फंक्शन में कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, कोई नंबर इनपुट करते हैं, और उसका जो आउटपुट आपको मिलता है, वो जितने भी आउटपुट्स हैं उनका आप जब सेट बनाते हैं, तो उस सेट को हम कहते हैं कि वो हमारे पास रेंज सेट है। द एलिमेंट्स ऑफ रेंज आर आल्सो कॉल्ड आउटपुट्स। रेंज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम आउटपुट्स भी कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी इनपुट के ऊपर। आप जो इनपुट देते हैं वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। अब ये जो फंक्शन है, इसे हम एक मशीन की तरह भी समझ सकते हैं। बिलफर्ज ये कोई मशीन है हमारे पास, ठीक है, f एक मशीन है, उसमें हम क्या कहते हैं, x इनपुट करते हैं, उसके ऊपर f अप्लाई होता है, बाहर हमारे पास जो आउटपुट आता है वो f ऑफ x आ जाता है।